हाँ। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। चले आगे। कहां तक पहुंच गए थे? मूंगफली में क्रांति का अवस्था। ठीक है। अब गन्ने में। गन्ने में बुआई काहे से करते हैं बेटा? टुकड़ों से करते हैं। और उन टुकड़ों को हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? तीन कलिकाओं वाले टुकड़े यानी तीन आंखों वाले टुकड़े बेस्ट माने जाते हैं। तो जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने का अंकुरण बहुत लेट होता है, लगभग 60 दिन लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 30 से 60 दिन, 1 से 2 महीने बाद अंकुरण होता है गन्ने में। अब ये जो टुकड़ा है इसको हमने क्या कहा? सेट। और इस सेट से जो जड़ें निकलेगी उन जड़ों को हम क्या कहेंगे? सेट जड़ें। क्या कहेंगे? अब अंग्रेजी का है तो रूट भी अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, है ना? एक से ज्यादा है तो इसलिए क्या लिखेंगे? सेट रूट्स। तो सेट रूट्स काहे से निकल रही है? सेट से। है ना? गन्ने का वो टुकड़ा जो बुआई में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेट। अब यहां से जब गन्ने का अंकुरण होता है तो पौधा बनेगा। और इस पौधे में से जो जड़ें निकलेगी, ये तना जो है, तने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो तने से जड़ें निकलती है उसको क्या कहते हैं? शूट रूट्स। जो सेट से निकली वो क्या कहलाएगी? सेट रूट्स। अब हमको ये देखना है कि जो प्राथमिक जड़ें हैं वो तो क्या कहलाती है गन्ने में? सेट रूट्स। और जो स्थायी जड़ें हैं, द्वितीयक जड़ें हैं, उनको हम क्या कहेंगे? शूट रूट्स। प्राथमिक जड़ें सेट रूट्स और द्वितीयक जड़ें शूट रूट्स। अब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक जड़ें होती है वो कैसी होती है? अस्थायी होती है। और जो द्वितीयक जड़ें होती है वो कैसी होती है? स्थायी होती है। तो प्रश्न आता है कि गन्ने में स्थायी जड़ें कहलाती है, क्या कहलाती है? शूट रूट्स कहलाती है। ठीक है। अब मुझे बताओ गन्ने का अंकुरण कितने दिन बाद होता है? 30 से 60 दिन बाद होता है। फिर ये द्वितीयक जड़ें कब निकलती है? 60 से लेके 130 दिन तक। कितने दिन? इस अवस्था को कहा जाता है संस्थापन अवस्था। क्या कहा जाता है? तो संस्थापन अवस्था में क्या होता है? द्वितीयक जड़ें निकलती। क्या निकलती है? द्वितीयक जड़ें। याद रहेगा? चलो, ऐसा कुछ बनाना चाहते हो क्या तुम? है? बना लोगे? अच्छा, तुम मालूम है जो ऊपर से ऐसे जड़ें निकलती है उनको क्या कहते हैं? कल ही बताया था। प्रोब जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, है ना? मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना सब में निकलती। हाँ। हाँ, ब्रेस रूट या प्रोप रूट या अपस्थानिक जड़ें या स्लिंट रूट्स। हे भगवान।
देख लिया, बना लिया, वेरी गुड। तो ये हो गई अपनी महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं। अब बताओ इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? 5 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है बस। कौन कौन सी 5? पहली तो गेहूं में CRI अवस्था है ना। फिर दूसरी धान में बूटिंग अवस्था। फिर मक्का में टेस्लिंग सबसे ज्यादा। फिर मूंगफली में पैगिंग अवस्था, सुइया बनते समय। और गन्ने में संस्थापन अवस्था। इसके बाहर आज तक कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो पूरा चार्ट नहीं भी याद हो तो ज्यादा लोड नहीं लेना, इंपॉर्टेंट लगा लो। बोले हम लिख ही लेंगे। सर फिर पूरा चार्ट क्यों बनाया? क्योंकि जो काम आज तक नहीं हुआ वो इस साल हो सकता है। तो अगर अपनी किस्मत खराब रही, फॉर्मेटिव अवस्था। पेपर था क्या कल तुम्हारा? अच्छा था कि खराब था? कितना अच्छा है? हो गया, चलो। अब आगे आगे अपन पढ़ेंगे मृदा के आधार पर सिंचाई के समय का निर्धारण। किसके आधार पर बेटा? मृदा के आधार पर, है ना। अब मृदा के आधार पर हमने पहली विधि कौन सी देखी? भारात्मक विधि। कौन सी विधि देखेंगे अपन? भारात्मक विधि। इस भारात्मक विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेविमेट्रिक मेथड। क्या कहते हैं? ग्रेविमेट्रिक विधि। अब इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले तो हम एक मृदा का नमूना लेंगे। क्या लेंगे? नमूना। और इस नमूने का भार कर लेंगे, है ना। अगर ये नमूना अभी अभी हमने लिया है तो इसको हम कहेंगे ताजा नमूना। क्या कहेंगे? ताजा नमूना। इसको कहते हैं WM। क्या कहते हैं? फिर इस नमूने को हम लोग सुखाते हैं हॉट एयर ओवन में। किस में सुखाते हैं? हॉट एयर ओवन। काय में सुखाते हैं?
हॉट एयर गर्म हवा छोड़ता है, और इसके अंदर का तापमान होता है 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? अब इसमें हम 24 से 48 घंटे तक इसको सुखाते हैं। कितनी देर तक? अब बताओ कितने प्रश्न बन सकते हैं यहां से? 3। पहला प्रश्न तो क्या बनेगा? कौन से ओवन में सुखाते हैं? हॉट एयर ओवन में। दूसरा, कितने तापमान पर सुखाते हैं? और तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? कितनी देर के लिए सुखाते हैं? 24 से 48 घंटे के लिए। क्लियर क्या? नहीं क्लियर? सुखाने के बाद वो नमूने का नाम क्या रख देंगे? शुष्क भार लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हिंदी इंग्लिश में, है ना। गीली मृदा, सूखी मृदा भी लिखते हैं कुछ लोग, है ना। ताजे नमूने को क्या लिख देते हैं? गीली मृदा। सूखे नमूने को क्या लिख देते हैं? सूखी मृदा, है ना। तो नमी प्रतिशत कैसे निकालते हैं भारात्मक विधि में? नमी प्रतिशत बराबर सूखी मृदा, पहले गीली आएगी फिर सूखी आएगी। गीली मृदा माइनस सूखी मृदा बटे सूखी मृदा। मैं इतना लंबा लंबा नहीं लिख रहा हूं, है ना, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूं। गुणा 100। ये भार आना चाहिए ना, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है WM माइनस WD बटे WD इंटू 100, है ना। तो जब ऐसा पूछते हैं तो अपन इसको तो सही करके आ जाते हैं, पर वो नीचे वाला फॉर्मूला अगर पूछ ले गलती से तो ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। पर ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूले एक ही है। ठीक है। अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यदि गीली मृदा के नमूने का भार 20 ग्राम था और सुखाने के बाद यदि ये जो भार है ये हो गया 15 ग्राम, तो नमी प्रतिशत की गणना कीजिए। कैसे करेंगे बताओ? हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल देखो, मान लो अपन लिखते हैं कि 100 ग्राम का नमूना था, सुखाने के बाद 80 ग्राम का बचा, तो कितने प्रतिशत नमी है? 100 ग्राम का था, सुखाने के बाद कितना बचा? 80 ग्राम का, तो कितनी नमी हो गई? ये गलत उत्तर है। चलो आप पहले नोट करो उसको, फिर सवाल बोल के लिखवाऊंगा, फिर हल करेंगे।
लिख लिया? क्या लिख रहे हो? लिख लिया? अब लिखो प्रश्न क्रमांक 1। मृदा नमी प्रतिशत की गणना के लिए यदि किसी खेत से लिए गए नमूने का भार, मृदा नमी प्रतिशत की गणना के लिए यदि किसी खेत से लिए गए नमूने का भार 20 ग्राम हो, लिखा? सुखाने के बाद सुखाने के बाद यदि सुखाने के बाद यदि नमूने का भार 15 ग्राम बचता है, तो नमी प्रतिशत की गणना कीजिए। क्या आंसर आया बेटा? हाँ, हाँ, आया कुछ? 35 आ रहा? 33 आना चाहिए, 33। हाँ, चलो दूसरा सवाल लिखो। यदि ताजा नमूने का भार यदि ताजा नमूने का भार 100 ग्राम हो, यदि ताजा नमूने का भार 100 ग्राम हो और सुखाने के बाद 80 ग्राम बचे, तो नमी प्रतिशत की गणना कीजिए। तो नमी प्रतिशत की गणना कीजिए। तो नमी प्रतिशत की गणना कीजिए। हाँ, 25%। सही है ना? अब इसी
विधि का दूसरा रूप है जिसका नाम है आयतनात्मक विधि। कौन सी विधि? आयतनात्मक विधि। इसको क्या कहते हैं अपन? वॉल्यूमेट्रिक मेथड। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक। इसका सूत्र भी सेम टू सेम है, बस आखिरी में हमको किसका गुणा करना है? बल्क डेंसिटी का। तो यहां भी क्या लिख देंगे? डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू डी। क्या पूरा लिखवाऊं फिर से? समझ जाओगे इतने में? पक्का? हाँ यार, नहीं तो तुम कहोगे ये तो दूसरा सूत्र ही है। ये वही है, उसके आगे सिर्फ क्या जोड़ दिया अपन ने? बी डी। अब इसके सवाल में और क्या देगा वो साथ में? बी डी। तो दूसरे सवाल में अपन ऐड भी कर सकते हैं कि यदि मृदा का स्थूल घनत्व 1.5 है तो आयतनात्मक विधि से नमी की गणना कीजिए। करो, लिखो। ये तो वैसी वैसी विधि है, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस। पर्वत चढ़ते देख लिया? चलो लिखो सवाल। लिखो, यदि गीली मृदा का भार यदि गीली मृदा का भार 100 ग्राम है एवं सूखी मृदा का भार 80 ग्राम है, यदि गीली मृदा का भार 100 ग्राम है और सूखी मृदा का भार 80 ग्राम है, तो आयतनात्मक विधि द्वारा तो आयतनात्मक विधि द्वारा नमी प्रतिशत की गणना कीजिए। यदि मृदा का स्थूल घनत्व यदि मृदा का स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हाँ 1.5 क्या उत्तर आएगा? 33.5। पहले कितना होता है? 25। 25 का आधा और जोड़ दो उसमें, 25 और 12.5 37.5, बस यही उत्तर आएगा। हाँ, मैं करूंगा, दोनों क्वेश्चन करूंगा, है ना। देखो, इधर अपना सवाल क्या था कि 100 ग्राम का मृदा नमूना है, सुखाने के बाद कितना बचता है? 80 ग्राम। बटे में सूखी मृदा का भार वापस क्या लिख देंगे? 80 ग्राम। देखो, गीली मृदा 100 ग्राम माइनस सूखी मृदा 80 बटे 80, ठीक है।
और गुणा करेंगे 100 से। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि कई बच्चे इस 80 से 80 को काट देते हैं, तो उत्तर 10,000 आएगा फिर, है ना। तो ये जब तक गुणा में नहीं हो तब तक कटता बढ़ता नहीं है ना। तो टुकड़े टुकड़े में सवाल हल करना। 100 में से 80 गए तो कितने बचे बेटा? 20 बचे। बटे में क्या है? 80 है। गुणा में क्या है? 100 है। मुझे बताओ 20 चौक 80 होता है, तो इसको अगर काटेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 1/4। और इस 4 का 100 में अगर भाग लगाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा? 25%। तो पहले वाले सवाल का सॉल्यूशन तो क्या हो गया कि 100 में से 80 घटा देंगे, बचा 20। 20 में 80 का भाग लगाएंगे तो 1/4, गुणा 100 से कर देंगे तो 100/4, 25 उत्तर आ जाएगा। इतना गणित तो आना चाहिए सुपरवाइजर बनने के लिए। अगर नहीं आता सीख लेना, अभी टाइम है तुम्हारे पास। दूसरा सवाल, इसी में अपन ने क्या जोड़ दिया? बीडी, है ना। तो फिर से अपन इसको 100 - 80 लिखे, बटे 80 लिखे, गुणा करें 100 से, और फिर बीडी से गुणा करें तो क्या करना पड़ेगा? 1.5। अब हम पहले ही कर चुके, इस पूरे का उत्तर 25 आया था। 25 में किसका गुणा करना है? 1.5 का। और अगर किसी संख्या में 1.5 का गुणा करना हो तो एक बार तो उस संख्या को पूरा लिख देते हैं, फिर आधा लिख के जोड़ देते हैं, ताकि गुणा करने की समस्या नहीं रहे। फिर भी कर लो, देखो 80 में से 100 गए तो 20 में, 100 में से 80 गए तो 20 बचे, बटे 80, गुणा 100 और गुणा 1.5, 1/4 गुणा 100, है ना। इसका उत्तर तो क्या आएगा? 20 आएगा, 25 आएगा? तो ये आ गया 25। और 25 में काय का गुणा करना है ना। अब कैसे करोगे बताओ? कैसे भी करोगे उत्तर क्या आएगा? अरे कैसे ही कर लेना, ये गुणा करना नहीं सिखाऊंगा मैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुमको पेंटिंग करना जरूर सिखा सकता हूँ, गुणा करना नहीं सिखा सकता। है, लिखो, वापिस बताऊं? पेंटिंग क्या देखना है इसमें? क्या है, कागज पड़ा था, पेंसिल पड़ी थी, तुम बोर करते रहते हैं। अच्छी है। हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। चलो लिख लो। है, सवाल लिखा था ना तुमने, सॉल्व कर दिया? वेरी गुड। चलो अब आगे चले। कितना टाइम बच गया अपने पास? बहुत सारा है ना। अब अपन अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ेंगे। कौन सी विधियां पढ़ेंगे? ये अभी दोनों विधियां कौन सी थी? हाँ, अब अप्रत्यक्ष विधियां कितनी अपने पास? 3। सबसे पहली विधि क्या है? टेंशियोमीटर। पर इस विधि का नाम है मृदा पृष्ठ तनाव विधि। क्या नाम है? मृदा पृष्ठ तनाव विधि। अब इस टेंशियोमीटर को इरोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इरिगेशन नापने का यंत्र है इरोमीटर। कल ही क्वेश्चन आया एओ में कि मृदा नमी का पृष्ठ तनाव किससे नापा जाता है? टेंशियोमीटर से, है ना। तो ये क्या नापता है? मृदा नमी पृष्ठ तनाव, है ना। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं समझा देता हूं, फिर ये कैसे काम करता है वो समझा देता हूं। इसकी अधिकतम नापने की क्षमता है -0.85 बार। कितनी है? याद रहेगा। एक तो ये प्रश्न आता। दूसरा, ये बड़े कणों वाली मृदाओं के लिए अच्छा माना जाता है। कौन सी रहती है बड़े कण वाली मृदा? जैसे रेतीली मृदाओं के लिए, है ना, या बलुई मृदा भी लिखते हैं, इसके लिए ये माना जाता है सर्वोत्तम। पर लवणीय मृदाओं के लिए और चिकनी मृदाओं के लिए ये अनुपयुक्त है।
है ना। अब यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं जो अभी समझाऊंगा मैं तुमको। जैसे जैसे मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता जाता है। जैसे जैसे मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता जाता है। अब इसको समझते हैं अपन। टेंशियोमीटर क्या है? तो टेंशियोमीटर एक उपकरण है जिसमें एक लंबी कांच की नली होती है। टिंग 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 टिंग। फोटो दिखा देता हूं मैं तुमको। कहाँ गया टेंशियोमीटर? अरे ये नहीं। ये तो पढ़ ली ना अपन ने, गेहूं में सीआरए अवस्था वगैरह। ये देखो, आलू में ट्यूबर फॉर्मेशन, स्ट्रोलन फॉर्मेशन। ये मूंगफली में पेगिंग अवस्था, है ना। ये मूंगफली का पौधा है। ये मक्का में टेस्लिंग और सिल्किंग। ये कौन सा? नर पुष्प टेसल। और ये कौन सा? मादा पुष्प सिल्क। ये कौन सा यंत्र है? हॉट एयर ओवन, है ना, जिसमें मृदा को सुखाते हैं 24 से 48 घंटे तक। ये भी वही है, हॉट एयर ओवन। ये है टेंसियोमीटर। क्या है? देखो, एक नली है, इसके नीचे एक सिरेमिक की रॉड लगी। सिरेमिक समझते हो? नहीं समझते? चीनी मिट्टी समझते हो? जैसे कप प्लेट बनते हैं, टाइल्स बनती है, बाथरूम की शीट बनती है, बिजली के खंभे के ऊपर भी लगी रहती है, उसको कहते हैं सिरेमिक। क्या कहते हैं? तो नीचे एक सिरेमिक का टुकड़ा लगा रहता है, ये इतना। इसके अंदर ऊपर से पानी भर देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, और साइड में एक वैक्यूम गेज लगा देते हैं। अब जब हम एक प्रयोग से समझते हैं, मान लो मेरे पास 3 कप है, एक में मैंने रेत भर दी, ये कहलाएंगे रेत के कण सैंड। एक में मैंने मिट्टी भर दी, ये कहलाएंगे सिल्ट। और एक में मैंने सीमेंट भर दी, ये कहलाएंगे क्ले। इन तीनों ही कप के अंदर मैंने पानी डाल दिया और एक एक उंगली डाल दी ऐसे, और सूखने तक इंतजार किया। अब सब पानी चले गया, फिर मैंने यूं करके झटका मारा। बताओ कौन सी निकल जाएगा कप सबसे पहले? रेत वाली उंगली सबसे पहले निकल जाएगी, क्योंकि वो चीजों को पकड़ती नहीं, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। मिट्टी वाली पकड़ेगी तो सही, पर उसको थोड़ा इधर उधर से ठोका पीटी करेंगे तो निकल जाएगी। पर वो सीमेंट वाली उंगली, वो उसके अंदर की हड्डी चूर चूर हो जाएगी, उसके अंदर की हड्डी का चूरा बन जाएगा, मतलब उंगली नहीं बचेगी अपने पास। क्यों? क्योंकि सीमेंट का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, सीमेंट के कण आपस में ज्यादा मजबूती से चिपके रहते हैं, इसीलिए सीमेंट में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। पृष्ठ तनाव किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है, जैसे मान लो तुम पानी में नहाए हो कभी? अरे नदी नाले में, स्विमिंग पूल में नहाए हो कि नहीं? यार ऐसे बिना नहाए दो ही बच्चे नहीं पढ़ाता हूं मैं। तो जब अपन उस पानी में सीधे कूदे या गोता लगाए तो कुछ नहीं होता, पर गलती से आड़े टेढ़े गिर जाए तो भारत का नक्शा बन जाता है बॉडी पे, छपाक। तो जब पानी के कण आपस में जुड़ते हैं तो एक बल पैदा होता है, असंजन बल और ससंजन बल। सुना है तो हमने। तो जब ससंजन बल ज्यादा मजबूत हो तो उस चीज में प्रवेश करना मुश्किल होता है। वह बल जो किसी चीज में प्रवेश करने से रोक रहा है, उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? तो रेतीली मृदाओं का पृष्ठ तनाव कम होता है, और चिकनी मृदाओं का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। अब एक बार हरे राम काका से मेरी लड़ाई हो गई। अरे वो ऐसे ही यार, बदतमीज आदमी, कुछ भी बोल देते।
तो मैंने कहा आ जाओ मैदान में। तो बोले अपना खेत ही अपना मैदान है, अपना वचन ही अपना शासन है। डायलॉग बाजी करवा लो उनसे बस। आ जाना 5 बजे, राइट टाइम शार्प। अपन भी पहुंच गए। हर राम काका फावड़ा लेके खड़े थे। और अपन जानते हैं कि अगर कोई किसान फावड़ा लेके खड़ा हो तो उससे, हाँ, कम से कम 20 मीटर की दूरी बना के। पर उनको नहीं मालूम है कि मैं जूडो कराटे जानता हूँ। और साउथ की मूवी भी देखता हूँ, उसमें यू एक्टर पैर घुमाता है ना, तो बवंडर आ जाता है ना। 4-5 आदमी तो घूम के ही मर जाते हैं। तो मैंने ऐसे पैर घुमाया और हाथ लेके दिया खेत में, धाड़, जमीन फट जाएगी। पर खेत सूखा हुआ था। मृदा का पृष्ठ तनाव ज्यादा था। अगर खेत में सिंचाई की होती तो मृदा का पृष्ठ तनाव कम हो जाता। तो अपन ने भी तो ये लिखा कि जैसे जैसे नमी की मात्रा बढ़ती है मृदा का पृष्ठ तनाव कम होता जाता। अब तुम भूलोगे इस बात को तो फिर लिखो। हे प्रभु, हे मालिक, इन बच्चों को सद्बुद्धि दो, इनको सुपरवाइजर बना दो। तुम मालूम एओ का पेपर अभी आया था अभी। हम्म। कौन सा पेपर? एओ का कब हुआ? देखा तुमने पेपर? नहीं देखा? क्यों नहीं देखा यार? मतलब हमको लगा आप दिखा दोगे। गलत है। नहीं दिखाएंगे। दिखा दूं? पक्का पक्का? मान जाओ यार। हैं? नहीं मानोगे तो फिर मंगाना पड़ेगा यार। तुम लिखो, मैं मंगाता हूँ। सर हमको क्यों दिखा रहे हो बेटा? एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना राजस्थान में, वो दूसरी में भी आ जाता है। एओ का पेपर दो ना यार। एओ का पेपर। एओ का पेपर। अरे बात नहीं करना। लिख लिया बेटा? कैसे बच्चे हो रहे तुम? आप सुपरवाइजर में? अरे वाह यार। ये अभी बाहर मिला मेरे को। इसने सोचा कि सर ने देख लिया, अब क्लास में बैठना पड़ेगा। मैं तो तेरे को डबल एओ समझ रहा था। और मैंने सोचा कल तेरा पेपर ज्यादा अच्छा गया होगा इसलिए बाहर घूम रहा है तू। चलो, लिख लिया बेटा? गंगाराम जी कह रहे थे आपने कल यूट्यूब पे दिखाया था, अभी मत दिखाइए, घर जाके देख लेंगे। अरे ये यहाँ ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ाता हूँ मैं। ये नहीं देखते मोबाइल, बेचारे, हमने मना कर रखा है इनको। गंगाराम जी आपके जैसे लकी थोड़ी है हर बच्चे। चले आगे। चलो, दूसरा होता है जिप्सम ब्लॉक। क्या होता है बेटा? जिप्सम ब्लॉक। है ना? ये विद्युत प्रतिरोध का मापन करता है। किसका मापन करता है? विद्युत प्रतिरोध। अब मैं हरे राम काका से फिर लड़ाई हो गई, अपनी लड़ाई खत्म नहीं होती, अपन बदला लेके रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए। मैं तो पट्टा वट्टा बांध के फिर पहुंच गया दूसरे दिन।
अब हरे राम काका दंताली लेके खड़े हुए। कल तो फावड़ा था, आज हथियार। दंताली बहुत खराब है, पहले आदमी को यूं खींचते हैं पास में, फिर मारते हैं। तो मैंने कहा इस बार दिमाग लगाते हैं। खेत दूसरा है, आदमी भी दूसरा, कुछ ना कुछ करते हैं गड़बड़। मेरे को ध्यान आया, बोरिंग चल रहा था साइड में, मैंने तार खींचे, जमीन में लगा दी। हरे राम काका तड़प तड़प के मर जाए मछलियों की तरह। है, नहीं मरेंगे। पर अगर खेत गीला हुआ तो दो मछलियां तड़पेगी। है, सही है कि नहीं है? तो मृदा विद्युत की कुचालक होती है, किंतु पानी विद्युत का सुचालक होता है। पर शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता जब तक उसमें लवण नहीं मिल जाए, है ना? तो सिंचाई की हुआ खेत में विद्युत प्रतिरोध कम आएगा। विद्युत प्रतिरोध क्या है? वह बल जो विद्युत को एक जगह दूसरी जगह जाने पर रोकता है। तो ये तो सूखी मृदा में ज्यादा प्रतिरोध होता है और गीली मृदा में कम प्रतिरोध होता है। तो जैसे जैसे मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है, उसका विद्युत प्रतिरोध कम होता जाता है। और इसको काय से नापते हैं अपन? जिप्सम ब्लॉक से। ये क्या मापन करता है? विद्युत प्रतिरोध का मापन। अब ऐसा कहा जाता है कि जिप्सम ब्लॉक जो है वो कार्बनिक मृदाओं में सर्वोत्तम है। किसके लिए अच्छा माना गया? पर यह भी लवणीय मृदाओं के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ऐसा क्यों है यार? बताओ। क्योंकि नमक जो है वो विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। नमक की बोरी में इधर करंट छोड़ो तो उधर लग जाएगा, कर मत लेना कोशिश, भेरू बन जाओगे, है ना? तो वो जो लवण है वो इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्षेत्र क्षमता पर। क्षेत्र क्षमता कब आती है बेटा? सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद। ये विद्युत प्रतिरोध होता है 400 से 600 ओम। अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे सर ये ओम क्या है? ये इकाई है। क्या है बेटा? जैसे किलोग्राम होता है, सेंटीमीटर, मीटर होता है, वैसे विद्युत प्रतिरोध को कैसे नापते हैं? ओम से। पर अगर मुरझान बिंदु आ गया, मतलब पानी ज्यादा है कि कम है? कम है ना? तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 से लेके 75,000 ओम। कितना हो जाएगा? 50,000 ओम से लेके 75,000 ओम। याद रहेगा, भूल जाओगे? वेरी गुड। अब इसमें भी वही लिखना आपने को, जैसे जैसे मृदा में नमी का प्रतिशत बढ़ता है उसका विद्युत प्रतिरोध कम होता जाता है। सर जी मैं आपके शहर के पास वाले शहर भोपाल से हूँ। अच्छा, वाह यार। तू वो दिलीप लोधी का भाई तो नहीं है कहीं भाई? मेरा एक बेचमेट था, दिलीप लोधी। वो वॉलीबॉल को मारता था, उसका आकार बदल देता था। बहुत खतरनाक खिलाड़ी था, टेढ़ी कर देता था उसको। यार बहुत खतरनाक। कोई जूनियर ज्यादा तेज चलता था ना तो उसके मुंह पे मार देता था शॉट, बुड़ूम। लिख लिया? चलो लिखो। जैसे जैसे मृदा में, जैसे जैसे मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है, उसका विद्युत प्रतिरोध
कम होता जाता है। देख लिया। चलो तीसरा लिखेंगे अपन, न्यूट्रॉन मीटर। क्या लिखेंगे? अब देख लो जिप्सम ब्लॉक कैसे काम करता है। जिप्सम तो समझते हो, CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस पट्टा बनता ना हाथ पे, वही जिप्सम है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ये और एक ये। एक को अलग जगह लगाते हैं, एक को अलग जगह लगाते हैं, और इधर से करंट छोड़ते हैं, उधर नापते हैं कितना पहुंचा। नहीं समझे? अगर करंट जा रहा है मतलब बराबर पानी है, अगर करंट कम जा रहा है इसका मतलब पानी की कमी है। तीसरा होता है न्यूट्रॉन मीटर। क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन मीटर। न्यूट्रॉन मीटर में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं, है ना, जैसे बेरिलियम, आर्मेनियम। तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विधि है, पर फिर भी काली मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरी विधि कौन सी है हमारे पास? न्यूट्रॉन मीटर। लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो, है ना। काली मृदा के लिए उपयुक्त इसमें रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग होता है। रेडियो सक्रियता पढ़ा क्या 12वीं में तुमने? अच्छा, कई बार क्या होता है पता है तुमको? कुछ बच्चे 12वीं पास करके न तो जेईटी सीयूटी की तैयारी करते हैं और डायरेक्ट फिर सुपरवाइजर तैयारी करने लग जाते हैं। उनका बेसिक कमजोर रह जाता है, क्योंकि जो बच्चे जेईटी की तैयारी करते हैं ना, वहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनका मैथ्स भी सुधर जाता है, केमिस्ट्री भी सुधर जाती है। ऐसे शब्द उनके समझ में आने लग जाते हैं। जो डायरेक्ट 12वीं के बाद आता है उसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखना, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये भी डाउट पूछते हैं बच्चे मेरे से कि सर ये हानिकारक कैसे है? अरे रेडियो सक्रिय तत्वों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती, जो कैंसर का कारण बनती है ना, तो इससे दूर रहना है। लिख लिया। चलो अब लिखो तीसरा, जलवायु के आधार पर। टाइम तो नहीं हो गया अपना? कितने कितने बजे का, कितने घंटे का लेक्चर है? 1 घंटे का। शुरू कब होता है? हैं? 4:50 पे हो जाता है। तो देखो ये वाला यंत्र कौन सा है? न्यूट्रॉन। इसका प्रयोग भूगर्भ वैज्ञानिक करते हैं, खेतों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोले सर ये तो खेत में लगा, ये विदेश है, इंडिया नहीं। अगला है जलवायु के आधार पर, है ना। इसको कहते हैं IWCP अनुपात। इसकी खोज किसने की थी? परिहार ने। कौन से वैज्ञानिक ने की? परिहार। देखो परिहार बहुत अच्छा आदमी। पहली बात तो अपने को ये देखना है कि इस पे लिखता नहीं है, लिख देता। परिहार नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। ये जो बर्तन दिखाई दे रहा है आपको, ये बर्तन ही और कुछ भी नहीं है। इसका नाम है CPE। क्या नाम है? क्यूमुलेटिव पेन एवोपोरीमीटर। क्यूमुलेटिव पेन एवोपोरीमीटर। ये बर्तन का इतना लंबा नाम रख दिया इसलिए मैं इसको बर्तन ही कहता हूं, है ना। परिहार का यह मानना था कि CRI अवस्था 21 दिन में आती है। तो क्या जैसलमेर में भी 21 दिन और झालावाड़ में भी 21 दिन? बराबर समय पर पानी देंगे तो ये तो गड़बड़ है। पानी की मात्रा निर्भर करती है मृदा का प्रकार कैसा है, वातावरण में गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा है, कम है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने क्या करा कि इस बर्तन को ले जाकर सीधे खेत में ही धर दिया। उन्होंने कहा जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो खेत से ज्यादा पानी उड़ेगा, इस बर्तन में से ज्यादा उड़ेगा।
जब मौसम ठंडा रहेगा खेत में से कम पानी उड़ेगा तो बर्तन में से भी कम पानी उड़ेगा। और उन्होंने कई फसलों पर इस प्रयोग को बार बार दोहराया। तो क्या देखा उन्होंने कि जब इस बर्तन से 1 सेंटीमीटर पानी उड़ता था, मान लो कि गर्मियों में 3 दिन में उड़ रहा है, सर्दियों में 6 दिन में उड़ रहा है, उतने ही दिन में धान की फसल ने 1.2 सेंटीमीटर पानी उड़ाया। इसका मतलब धान हमेशा बर्तन से ज्यादा पानी उड़ा रहा है। नहीं आया समझ में? अब मैं खेत पे गया और मैंने देखा बर्तन से 10 सेंटीमीटर पानी उड़ गया, तो मैं क्या सोचूंगा, धान ने कितना उड़ा दिया होगा? अरे एक का 10 हो गया तो एक 1.2 का 12 हो जाएगा। बस क्लियर मामला, है ना? उन्होंने फिर देखा कि इतने ही दिन में जब बर्तन से 1 सेंटीमीटर पानी उड़ता है, गेहूं की फसल 0.9 पानी उड़ाती। ये और अच्छा काम हो गया यार। मतलब धान ज्यादा पानी उड़ाता है, गेहूं कम पानी उड़ाता है। फिर उन्होंने देखा मक्का और बाजरा, ये 0.8 ही उड़ा रहे हैं। कितना उड़ा रहे हैं? और उन्होंने क्या देखा कि जब बर्तन से 1 सेंटीमीटर पानी उड़ता है, उतने ही दिन में कुसुम मात्र कितना पानी उड़ा रही है? तो ये तो बहुत ही कम पानी उड़ाती। धान तो इससे 3 गुना ज्यादा पानी उड़ा रहा है। चार एक कम चार, चार दूनी आठ, और चार तिया। तो सबसे ज्यादा IWCP अनुपात किसका है और सबसे कम किसका है? बस ऐसे ही प्रश्न आता है। कुछ समझ में आया कि नहीं, पहले तो बताओ। जलवायु के आधार पर किसने दिया ये? परिहार ने। और इसका नाम क्या रखा? IW मतलब सिंचाई में दिया गया जल, CP मतलब बर्तन में से वाष्पीकरण की मात्रा, है ना? डायरेक्ट इतना ही है, IWCP अनुपात। सिर्फ अनुपात ही निकालना है ना? अब इसका सूत्र है ना? सूत्र क्या कहता है कि सिंचाई में दिया गया जल बटे वाष्पोत्सर्जन, ये लिखा हुआ है CPE में, वाष्पीकरण की मात्रा। CPE किसको कहा हमने? वो बर्तन को। बर्तन कहेंगे तो आसान लगेगा और CPE कहेंगे तो कठिन लगेगा। अपने एग्रीकल्चर वालों की बड़ी बड़ी समस्याएं है। कोई अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो हमको दुश्मन जैसा दिखाई देता है। मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं तुम्हारा? बताओ यार, इतने खराब बच्चे हैं ये। कौन से बच्चे हो तुम? सुपरवाइजर? अभी कहाँ बन गए? तुम 12वीं पास BSc वाले नहीं हो क्या? किसकी? चले आगे? नहीं बस खत्म? यार ऐसा क्या करते हो आप? ये लिख लिया क्या, नीचे वाला? ये क्या है? फसल। और ये क्या है? IWCPE अनुपात। सर्वाधिक किसका होता है बताओ? ऐसा प्रश्न आ सकता है क्या? और न्यूनतम किसका होता है? लिख लो और घर जाके सो जाओ। अभी लेक्चर है क्या रविंद्र सर का? है? आएंगे क्या वो? ओए, कौन है रे? क्या बर्तन लेके आते हो तुम यहाँ? है?
यार तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो यार।